बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कनाडा की वीज़ा की जो रेशो है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा ख़राब है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो हैं वो ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऐसे ममालिक से जो भी लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं नॉर्मली, ज़्यादा नहीं नॉर्मली, एक एवरेज मैं बात कर रहा हूँ कि कैनेडियन एम्बेसी जो है इनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है और इनकी एप्लीकेशन को थॉरली ना तो चेक किया जाता है और ना ही पढ़ा जाता है। अब क्यों नहीं ऐसा, कैनेडियन एम्बेसी ऐसा क्यों करती है, उसकी भी एक वजह है, वो मैं आपको बता दूं। जब इस इन ममालिक से कनाडा को वीज़ा एप्लीकेशन जाती है तो उनके जेन में सबसे पहली जो बातें जो हिट करती हैं वो ये करती हैं जी: दहशतगर्दी, शरपसंदी, गुस्सा, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, झूठ, फ्रॉड वगैरह वगैरह। थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एप्लीकेशन जब आए तो ज़्यादातर कैनेडियन एम्बेसी ना तो बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली चेक करती है, ना ही आपके वीज़ा कवर लेटर को इतनी कोई नज़र मारती है कि आप क्या काम करते हैं, आपके पास कितनी सेविंग है वगैरह वगैरह, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है, अगर है तो किन कंट्रीज में आप गए हैं। तो ज़्यादातर जो है ऐसी एप्लीकेशन को ज़्यादातर पढ़े बगैर ही रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और 179 भी लगती थी और अभी भी लगाई जा रही है कि जी आप वापस नहीं आएंगे। और जो 10 से 15% एप्लीकेशन जिनको वो पढ़ लेते हैं उनमें से आधे आधे लोगों को वीज़ा मिल जाता है और आधे लोगों या आधे से ज़्यादा लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। तो नतीजा क्या निकलता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कनाडा के वीज़ा की जो रिफ्यूज़ल रेशो है वो बहुत ज़्यादा है और सक्सेस रेशो जो है इस तरह बहुत ज़्यादा कम आ जाती है। अब यहाँ पर जो सबसे अहम अहम और राज की बात मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी 5 आई कंट्रीज़ हैं जिनमें आता है यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए और जापान, जब ये वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं तो ये 5 ही ममालिक जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं तो इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा होता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से 80% लोगों ने जो है यहीं पर हिम्मत हार जानी है जब हमने इनका वीज़ा रिफ्यूज़ करना है। जो बाकी 20%, 20% जो लोग बच जाते हैं वो रीअप्लाई में चले जाते हैं और रीअप्लाई में भी इनको पता होता है हम इनसे प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, इनका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिससे इन तमाम मुल्कों के लोगों की, इन तमाम अम्बेसियों की हटती है और वो और इस ऑप्शन को मैक्सिमम 1 या 2% जो लोग होते हैं उस ऑप्शन को फॉलो करते हैं। वो ऑप्शन क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। जब आप इन इस ऑप्शन को, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, जब आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो फिर ये इनकी टांगें जो है कांपना शुरू हो जाती हैं। तो फिर ये जो है आपसे जान छुड़ाते हैं, फिर आउट ऑफ द वे जाकर जो है जी आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। फिर फिर इनको वीज़ा देना पड़ता है, चाहे आप सेटलमेंट इनसे करें या ना करें, फिर ये फंस जाते हैं। अब वो क्या चीज़ है जी मैं आपको बता दूं, उस चीज़ का नाम है जी जुडिशल रिव्यू। अब जुडिशल रिव्यू जो होता है इसमें होता क्या है कि अब ये ममालिक नहीं चाहते कि आप लोग जुडिशल रिव्यू में जाएं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जब इन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया होता है, ज़्यादातर इन्होंने आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपरली थॉरली स्टडी नहीं किया होता। ना इन्होंने आपकी सैलरी देखी होती है, ना आपके फाइनेंशियल टाइज देखे होते हैं, ना आपने आपके सोशल टाइज देखे होते हैं, ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी होती है, ना आपका वीज़ा कवर लेटर पड़ा होता है। जिसके जिससे जब है जब आप जुडिशल रिव्यू पर जाते हैं तो फिर इनको पता चल जाता है यार हमने तो इनकी एप्लीकेशन को पढ़ा ही नहीं, तो फिर अब हम फंस गए हैं। अब जुडिशल रिव्यू का मैं आपको बता दूं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इसमें बड़ा खर्चा करना पड़ता है। आपको लॉयर नहीं, बैरिस्टर हायर करना पड़ता है उस मुल्क में जिस मुल्क में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। अब जो बैरिस्टर जो होता है वो आपसे आवरली चार्ज करता है। मिसाल है कि जी आपकी अगर कोर्ट में जुडिशल रिव्यू की फर्स्ट हीयरिंग है, अब उस हीयरिंग में अगर 4 घंटे लग गए हैं तो उसने बैरिस्टर ने आपसे 4 घंटे के हिसाब से चार्ज करना है, जो उसका आवरली रेट है। और इनके आवरली रेट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं पाउंड्स में बात करूं तो 500 पाउंड से स्टार्ट होता है, कोई 1000 पाउंड घंटे का लेता है, कोई 2000 भी लेता है। तो ये मिनिमम 500 से ये $500 या पाउंड से ये स्टार्ट करते हैं इनके चार्जेस आवरली। जब
इमिग्रेशन वालों को पता चल जाए कि ये बंदा अब जुडिशियल रिव्यू पर चला गया है, जब इनको पता चल जाता है तो फिर इमिग्रेशन का जो इदारा जो है, कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करता है और आपको ऑफ़र देता है जी कि आपकी एप्लीकेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। आपका ये मामला जो है हम आउट ऑफ द कोर्ट जाकर हल करते हैं, तो आप हमसे आउट ऑफ द कोर्ट आके सेटल कर लें और अपना केस वापस ले लें। अगर आप कोर्ट की सेटलमेंट से अगर आप अपनी सेटलमेंट जो है कोर्ट में ही करते हैं तो वीज़ा इनको फिर भी देना पड़ेगा। लेकिन ये आउट ऑफ द कोर्ट क्यों जाना चाहते हैं? वो इसलिए कि क्योंकि इनकी गलती अपनी होती है। जब ये वकील बैरिस्टर ये पॉइंट उठाता है जी कि इन्होंने 179 बी लगा दी है, तो इनको क्या इल्हाम हो गया है जी कि इनको शक हो गया है जी कि ये बंदा जो है वापस नहीं आएगा, कि क्या इसकी देखें बैंक स्टेटमेंट भी ठीक है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, इसके अपने मुल्क के साथ इकोनॉमिक टाइज़ भी अच्छे हैं, सोशल टाइज़ भी अच्छे हैं। तो जब बैरिस्टर जब इस तरह के सवाल जुडिशियल रिव्यू में उठाता है तो इस तरह उस मुल्क के इमिग्रेशन का जो इदारा होता है उसकी इंसल्ट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ह्यूमन राइट्स फैक्टर में इन पर बड़ी लान तान होती है। इस वजह से ही इनकी हटती है, ये आउट ऑफ द कोर्ट जाकर सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब जब आप आउट ऑफ द कोर्ट, अगर तो आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया होता है तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अगर आपका विजिट वीज़ा के अलावा कोई और वीज़ा है, कोई सेटलमेंट वीज़ा है, कोई फैमिली केस है, चाहे वो फैमिली केस आपने अपने मुल्क से अप्लाई किया हो या उनके मुल्क में रहकर ही आपने अप्लाई किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉयर को हायर कर सकते हैं और उसके बाद जो है इमिग्रेशन का इदारा जो है आपके केस को अप्रूव करता है और आपको 2 या 3 साल की डिस्क्रेशनरी लीव देता है। डिस्क्रेशनरी लीव या डिस्क्रेशनरी वीज़ा क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ये वीज़ा आपको इमिग्रेशन का इदारा आउट ऑफ द इमिग्रेशन लॉ, दोबारा बता दूं, डिस्क्रेशनरी लीव, इमिग्रेशन का इदारा आपको आउट ऑफ द इमिग्रेशन लॉ से हटकर आपको एक वीज़ा देता है। इस वीज़े का मतलब ये होता है कि ठीक है जी, आपने कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया है, अब हम आपको एक डिस्क्रेशनरी लीव दे रहे हैं। डिस्क्रेशनरी लीव, डिस्क्रिशन का मतलब होता है स्वाबदीद, उनकी किसी बंदे की या इदारे की अपनी मर्जी, डिस्क्रेशनरी पावर को यूज़ करके वो आपको वीज़ा देते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि जी, जब ये आपको 2 से 3 साल का वीज़ा दे देंगे, जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा 2 से 3 साल के बाद, फिर उस इमिग्रेशन के इदारे की अपनी स्वाबदीद होगी कि वो आपको दोबारा वीज़ा की एक्सटेंशन दें कि ना दें। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर वो दे देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये बंदा कोर्ट में गया था, हमारी काफ़ी इंसल्ट होने वाली थी। अगर हमने इसको अभी दोबारा एक्सटेंशन डिस्क्रेशनरी लीव को एक्सटेंड ना किया तो ये बंदा फिर दोबारा कोर्ट में जा सकता है, तो फिर हमारी दोबारा इंसल्ट भी हो सकती है। तो नॉर्मली इस तरह की जो है ना, रीअप्लाई करने पर भी जो है डिस्क्रेशनरी लीव मिल जाती है। इन लोगों को पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती, कोई इल्हाम हो जाता है जी कि इनको शक हो जाता है जी कि ये फ़लाना बंदा पाकिस्तान से है, इंडिया से है, ये दहशतगर्द है, ये इसने बैंक स्टेटमेंट फ़ेक बनाई है, इसने ये किया है, वो किया है। तो इस पर जब ये एतराज़ लगाते हैं तो फिर जब जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाते हैं तो फिर वो ये आपको जो है वीज़ा जो है ग्रांट कर देते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू आप अपने मुल्क के अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। आपको बैरिस्टर हायर करना होता है। जब कनाडा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे, फिर आपकी जो सबसे पहली ऑप्शन है वो रिकंसिडरेशन की होती है। वो आपको हर सूरत एक्सरसाइज करनी है, आप डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू पर नहीं जा सकते। पहले आपको रिकंसिडरेशन की तरफ जाना है। अगर रिकंसिडरेशन भी आपका जो है वो फेल हो जाए, फिर आप जो है फेडरल कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू की अपील को दायर कर सकते हैं। टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, लेकिन काम हो जाता है। तो ये थी जी वीडियो आपकी। ये वीडियो जो है, मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये एम्बेसी वाले या हाई कमीशन के लोग जो हैं ये चाहते ही नहीं है कि आप लोगों को पता चले, क्योंकि ये पता चल जाए तो फिर वीज़ा इनको ग्रांट करना पड़ता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।